आज हमसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट, जहां पे कंपनी भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि जिंक, लेड और सिल्वर का प्रोडक्शन करती है। वेदांता की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक प्रोड्यूसर और जिंक मार्केट में कंपनी का करीब 75% शेयर है। वहीं ग्लोबल स्तर पर चांदी उत्पादन के मामले में यह तीसरी नंबर पर आती है और हिंदुस्तान जिंक का कारोबार 40 देशों में फैला हुआ है। जिनके स्टिमुलस पैकेज से डिमांड में कितनी मजबूती आई है, आगे की क्या योजनाएं हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए क्या रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे। और हमारे साथ हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इजीना स्वदेश पे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपके हाल फिलहाल के नतीजों पे ही चर्चा शुरू करना चाहेंगे, जहां पे दूसरी तिमाही जो है एक स्टेबल तिमाही जो है हम कह सकते हैं कंपनी के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की जो लागत थी वो कम होती हुई दिखी, साथ ही जो चांदी के वॉल्यूम्स थे वहां पर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी आई। इसका इम्पैक्ट जो है कंपनी के नंबर्स पर किस तरीके से देखने को मिला, और साथ ही आगे के लिए क्या कुछ एनवायरनमेंट बन रहा है घरेलू बाजार में और एक्सपोर्ट्स को लेकर, क्या आपका आउटलुक है? मैक्रो एनवायरनमेंट अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे अच्छा है इन इमर्जिंग इकोनॉमी। तो इंडिया का ग्रोथ रेट 7.5% से ऊपर ही रहेगा करके हमें उम्मीद है। एंड ये रहता है तो डोमेस्टिक डिमांड अच्छा रहेगा और उससे बेनिफिट मिलेगा। स्टील प्रोडक्शन भी बढ़ने की उम्मीद है, उसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा। ग्लोबल इकोनॉमी में अगर बात करें तो यूएस का अगर अभी इलेक्शन होने वाला है, यूएस में उसका जो फेडरल बैंक का जो रेट है उसमें रेट कट हुआ है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उनके इकोनॉमी में। और हमें उम्मीद है कि अगर इस यूएस इलेक्शन के बाद अगर सेम उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो रहा है, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड रहेगा, उनका जो ग्रीन इकोनॉमी में खर्चा हो रहा था जिसमें उन लोगों ने भी सोलर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस कर रहे हैं, अगर वो रहेगा तो जिंक का डिमांड ग्लोबली बढ़ेगा। और जिंक का प्राइसेस स्टेबल रहेगा $3000 या उसके आसपास इसलिए रहेगा क्योंकि काफी सारे जो जिंक प्रोडक्शन यूनिट है यूरोप में, वहाँ एनर्जी कॉस्ट अभी भी काफी हाई है, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ता है उनका प्रोडक्शन पर। ऑलराइट, तो ये कुछ नज़रिया हमने जाना है दो कमोडिटीज़ को लेकर। पर अरुण जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके का मैक्रो सेटअप फिलहाल बन रहा है, ऐसे में क्या आप अपनी रिफाइंड मेटल और माइन प्रोडक्शन की गाइडेंस जो कि आपने पूरे साल की दी है उसको मेंटेन करते हैं? और एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी गाइडेंस बता पाएँ तो। हमने शुरू में आज हमने बोला अर्निंग कॉल में अपना गाइडेंस हम कुछ चेंज बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि 524,000 टन प्रोडक्शन हमने पहला हाफ में किया है, तो उससे ज्यादा ही हम लोग सेकंड हाफ में करेंगे और हमारा जो गाइडेंस है हम लोग उसके ऊपर ही रहेंगे। एक और सवाल जो कि आपके नंबर्स को इम्पैक्ट करता है वो आंकड़ा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, जहां पर मैं देख पा रही हूं कि इस पूरे साल की वित्तीय वर्ष 2025 के फर्स्ट हाफ में ही 7% की गिरावट देखने को मिली है। आप कैसे देख रहे हैं इस कॉस्ट को? आगे क्या और भी गिरावट की उम्मीद करें? नहीं, हम लोग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारा गाइडेंस था, मुझे यहाँ तक याद है कि 1050 से $1100 के आसपास में था, तो उसका लोअर एंड के करीब $1050 के आसपास ही रहना चाहिए। और क्योंकि हमारे जो ये पावर कॉस्ट घटने का बात मैंने पहले ही बताया था पिछला तिमाही में भी, कि हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके चलते पावर कॉस्ट मेरा घटेगा और मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट भी घटेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स हमारे जो पावर है उसमें करीब पहले 8-9% हुआ करता था, अभी बढ़ करके 14% तक आ चुका है। और इस क्वार्टर का एंड में वो पहुंच जाएगा लगभग 23% पर, और साल का एंड में 30% तक पहुंच जाना चाहिए। तो उस केस में तो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग और कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए। ऑलराइट, अरुण जी एक और सवाल कि हिंदुस्तान जिंक ने अपने जो चांदी के प्रोडक्शन है उसको काफ़ी बढ़ाया है मैक्सिमम कैपेसिटी पे, साथ ही जिसमें तिमाही दर तिमाही देखें तो 10% का आपके जो पूरे वॉल्यूम्स हैं उसमें सुधार होते हुए दिखा है। क्या आगे भी कुछ ऐसी ग्रोथ की उम्मीद करें?
तो सिल्वर में हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर इम्प्रूवमेंट किया है करीब 10% का, लेकिन हमारे जो क्वार्टर वन में सिल्वर का प्रोडक्शन कम था, और इसके चलते क्या हो रहा है कि अगर हम लोग हाफ ईयरली देखें, 6 महीने का प्रोडक्शन देखें, तो हमारे प्रोडक्शन सिल्वर का प्रोडक्शन पिछले साल से काफी 2-3% कम है। तो ये आने वाला समय में, क्योंकि फ्यूमर अच्छा से चालू हो जाएगा और हमारे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो सिल्वर का जो उम्मीद लगाए थे, उसके आसपास कहीं जरूर पहुंचेंगे। ऑलराइट, एक और सवाल अरुण जी, जब हमने पिछली बार बात करी थी और साथ ही जो कि आपने वेदांता के गवर्नमेंट के साथ जो डीमर्जर को लेकर उस पर आपने टिप्पणी करी थी, उसको लेकर क्या कोई अपडेट है? क्या वहां से अप्रूवल आते हुए दिखे हैं? नहीं, अभी तो कोई नया अपडेट हमारे पास नहीं है। डिस्कशन जरूर हुआ है और होता भी रहेगा, बट उसका नतीजा के बारे में अभी भी हम देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऑलराइट, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अरुण जी, आज आपने समय निकाला और हमसे नतीजों पर चर्चा की और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी अपना व्यू बताया। हमारे साथ नीरव छेड़ा भी जुड़े हैं। नीरव, एक बार आपसे हिंदुस्तान जिंक पे ही राय लेना चाहेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे नतीजों के फ्रंट पे और उम्मीदों के कंपैरिजन में ठीक ठाक नतीजे आए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नतीजे यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखे। नीरव, आपकी स्टॉक की क्या रीडिंग है? कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे, और क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? नहीं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम साइडवेज है, कंसोलिडेशन चालू है ये स्टॉक में। नीचे में 500 और ऊपर में करीब करीब 525 530 यही रेंज में पिछले काफी दिनों से है, और यही रेंज में ऊपर में रेजिस्टेंस आता है, नीचे में सपोर्ट आ रहा है। तो आई डोंट थिंक इतना जल्दी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। हाँ, लुकिंग एट द मार्केट, ब्रेकडाउन देने का चांस अभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आई वुड जस्ट सजेस्ट, अगर किसी ने लिया हुआ है और प्राइस के ऊपर है तो प्रॉफिट बुकिंग करें। थोड़ा वेट करना चाहिए स्टॉक में, ऐसा कोई खास पैटर्न नहीं है जहाँ पे ट्रेड करना है। तो फिलहाल कोई पैटर्न नहीं है जहां पर फिलहाल आप ट्रेड करें। ये जो नज़रिया है हिंदुस्तान जिंक पे, और हम देख भी रहे हैं काफ़ी टाइट रेंज में जो है ये स्टॉक फिलहाल आपको आते हुए दिख रहा है। पर नीरव, एक बार पावर शेयरों पर भी आप अपना नज़रिया दीजिए, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल जितने PSUs हैं उनमें तो करेक्शन है ही, पर मैं देख रही थी कि PFC और RSC में भी एक भारी करेक्शन है। काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर्स हैं ये। पर आज की गिरावट को आप कैसे आंक रहे हैं नीरज, और क्या लगता है कि थोड़े और करेक्ट हो सकते हैं ये स्टॉक्स? देखिए, जो हिसाब से ये ऊपर गए थे, बहुत बढ़िया अपसाइड देख चुके हैं स्टॉक्स। तो जिसने भी इतना बड़ा अपसाइड देखा है उसको थोड़ा बहुत तो नीचे आना ही है। तो ये सही लेवल है स्टॉक के लिए, बन रहे हैं जो मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा बहुत और सेलिंग आ सकता है। दोनों ही स्टॉक्स में PFC में एक अच्छा सपोर्ट है 425 420 के पास में, वहां तक प्रॉबेबली आ सकता है। एंड सिमिलर इज द केस फॉर REC, जिसका सपोर्ट करीब करीब 470 के पास में है, वहाँ जहाँ पे वो आ सकता है। तो दोनों ही स्टॉक में थोड़ी और बिकवाली हावी हो सकती है, बट दिस इज गुड फॉर द स्टॉक इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि बहुत सारे पोजीशंस इतने बने थे कि वो बॉट में चले गए थे बहुत सारे इंडिकेटर्स। अब जाके थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहे हैं इंडिकेटर्स, लोड हट रहा है। सो या प्रॉबेबली अनदर 5-7 डेज सेलिंग होगा, उसके बाद वापस ठीक हो जाएंगे।